मैं शुभम सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल लॉ टेस्टिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे पुलिस अधिनियम 1861 के एक्ट नंबर 5 के सेक्शन 13, 14 और 15 पर चर्चा करूंगा। सेक्शन 13 बताता है कि व्यक्तिगत खर्चे पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी, इसको 2 पैरों में बांटा गया है। पहले पैरे में ये बताया गया है कि अगर किसी राज्य के किसी भाग में कुछ अशांति हो तो उस स्थान पर वहाँ के जो निवासी द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल की डिमांड की जा सकती है, और ऐसी डिमांड करने पर किन अथॉरिटी से डिमांड की जाएगी, और डिमांड करने का बाद जो अगर अतिरिक्त पुलिस बल रखा जाएगा तो वो उन अतिरिक्त पुलिस बलों का खर्चा कौन वहन करेगा, इसके बारे में पैरा 1 पर चर्चा की गई है। और पैरा 2 में कि अगर शांति स्थापित हो गई उसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल रखने के बाद, तो अगर अतिरिक्त पुलिस बल को वापस लेना है तो किन अथॉरिटी से वापस ली जाएगी, इसके बारे में चर्चा की गई है। और वापस लेने की क्या प्रक्रिया है ये भी बताया गया है। तो आइए अब सेक्शन 13 के क्लास 1 के ऊपर चलते हैं। सेक्शन 13 के क्लास 1 में बताया गया है पुलिस महानिदेशक को महानिरीक्षक या किसी उप महानिदेशक को महानिरीक्षक या सहायक महानिदेशक को महानिरीक्षक या जिला अधीक्षक के लिए जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण निर्देशन के अधीन रहते हुए ये विधिपूर्ण होगा कि वह आवश्यकता दर्शित करने वाले किसी व्यक्ति के आवेदन पर साधारण पुलिस जिले के अंदर किसी स्थान पर शांति बनाए रखने के लिए और ऐसे समय के लिए जो उचित समझा जाए पुलिस अधिकारी को कोई अतिरिक्त संख्या प्रतिनियुक्त कर दे, और ऐसा बल अन्यथा जिला अधीक्षक के आदेश के अधीन होगा और उसका भार आवेदन करने वाले पर होगा। तो सेक्शन 13 में ये बताया गया है कि किन व्यक्तियों से आवेदन किया जाएगा, यानी किन अथॉरिटियों से आवेदन किया जाएगा। ये बताया गया है कि डीजी कम आईजी से या एडिशनल डीजी कम आईजी से, असिस्टेंट डीजी कम आईजी से या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट से, जो कि जनरल कंट्रोल ऑफ मजिस्ट्रेट के अंतर्गत रहेंगे, इन अथॉरिटियों से आवेदन किया जाएगा। आवेदन कौन करेगा? आवश्यकता दर्शित करने वाले व्यक्ति की किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर। कहाँ आवेदन किया जाएगा? यानी साधारण पुलिस जिले के अंदर, यानी कि राज्य के अंदर किसी स्थान पर यदि कोई अशांति पाई हो तो वहाँ के किसी निवासी के द्वारा आवेदन किया जाएगा। भार किस पर होगा? इस अतिरिक्त पुलिस बल का भार आवेदन करने वाले व्यक्ति पर होगा। अब पैरा 2 में बताया गया है कि अतिरिक्त बल की वापसी के लिए आवेदन की क्या प्रक्रिया होगी। तो अथॉरिटी, वही पैरा 1 में जो अथॉरिटी बताई गई है उन्हीं अथॉरिटी से अतिरिक्त पुलिस बल की वापसी की बात कही जाएगी। और जिस व्यक्ति ने आवेदन किया था पैरा 1 में अतिरिक्त पुलिस लगाने के लिए, उसी के आवेदन पर जो है 1 महीने की नोटिस पर जो है अतिरिक्त पुलिस बल वापस ले लिया जाएगा। और नोटिस देने के बाद जिस दिन से नोटिस सर्व हो गई उस दिन के बाद से वो अतिरिक्त पुलिस बल, एडिशनल पुलिस फोर्स के भार का जो है वो उस व्यक्ति पर भार नहीं होगा जिसने जो है आवेदन किया था नोटिस सर्व करने के बाद से। तो ये पैरा 2 में बताया गया है कि अगर आप जिस व्यक्ति ने एडिशनल फोर्स के लिए आवेदन किया और अगर यदि उसने 1 महीने की नोटिस पर जो पैरा 1 के अथॉरिटी से उनसे निवेदन किया कि भाई अब यहाँ पर शांति स्थापित हो गई है, लिया जाए पुलिस बल जो वापस लिया जाए, तो जैसे ही वो नोटिस सर्व कर देगा, नोटिस सर्व करने के बाद से वो जो है उस भार से मुक्त हो जाएगा जो अतिरिक्त पुलिस बल वहाँ पर रिपोर्ट करने का, एम्प्लॉयड करने का जो भार था। अब सेक्शन 14 में बताया गया है कि रेल और अन्य कर्मी के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति। यहाँ पर रेल और अन्य कर्मों के आसपास अतिरिक्त पुलिस नियुक्ति की बात की गई है। डीजी कम आईजी को यदि ये प्रतीत होता है कि अतिरिक्त पुलिस बल का नियोजन आवश्यक है, कहाँ पर आवश्यक है? रेल, नहर या अन्य लोककर विनिर्माणशाला या वाणिज्यिक संस्थान की सुरक्षा के लिए, तब डीजी कम आईजी राज्य सरकार की सहमति से अतिरिक्त पुलिस फोर्स जो है नियुक्त कर देगा और तब तक नियुक्त रखेगा जब तक आवश्यकता बनी रहे। जिनके पास रेल, नहर या विनिर्माणशाला पर जिनका नियंत्रण है या जिनके पास उसकी अभिरक्षा है, उन्हीं से जो है इस अतिरिक्त पुलिस फोर्स का जो भार है, इस अतिरिक्त पुलिस फोर्स का जो खर्चा है वो उन्हीं से वसूला जाएगा। तो पैरा 14 में
पैरा 13 में आपने देखा कि अगर साधारण पुलिस ज़िले के अंतर्गत किसी व्यक्ति के साधारण पुलिस ज़िले के अंदर किसी स्थान पर अशांति है तो वहाँ के किसी निवासी के द्वारा आवेदन किया गया है। पैरा 14 में बताया गया है कि रेल, नहर या अन्य विनिर्माणशाला की सुरक्षा को देखते हुए अगर डीजी कम आईजी को प्रतीत होता है तो राज्य सरकार की सहमति से वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल लगा देगा। और ये जो रेल, नहर और विनिर्माणशाला जिनकी कस्टडी में है, जो इनके मालिक हैं, उन्हीं के माध्यम से उन्हीं से खर्चा वसूल कर लिया जाएगा। अब पैरा 15 में बताया गया है कि विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिले में अतिरिक्त पुलिस बल रखना। पैरा 15 में बताया गया है विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिले में अतिरिक्त पुलिस बल रखना। अब पैरा 1 में यहाँ पर राज्य सरकार के लिए विधिपूर्ण है कि वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ये उद्घोषणा कर दे कि राज्य में उसके प्राधिकार के अधीन कोई क्षेत्र जो है विक्षुब्ध या संकटमय अवस्था में पाया गया है, या फिर ऐसे क्षेत्र के किसी निवासियों को आचरण से प्रतीत हो तो वहाँ पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए। तदुपरांत क्लास 2 में बताया गया, तदुपरांत डीजी कम आईजी या राज्य सरकार इस द्वारा इस निमित्त कोई प्राधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा कि घोषणा में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में नियत समान संख्या के अतिरिक्त पुलिस बल वहाँ रख दिया जाए। पैरा क्लास 3 में बताया गया है कि इस धारा के उपधारा 6 के उपबंधों के अधीन अतिरिक्त पुलिस बल का खर्चा उद्घोषणा में वर्णित क्षेत्र के निवासियों द्वारा वसूला जाएगा। और पैरा 4 क्लास 4 में बताया गया है जिला का जो मजिस्ट्रेट है आवश्यक जांच के पश्चात ऐसे खर्च का प्रभाजन उन निवासियों के बीच में करेगा जो इन्हें वहन करने के लिए, उठाने के लिए दायित्वहीन हैं, जिन्हें आगे किसी धारा में छूट नहीं दी गई है। ऐसा प्रभाजन ऐसे निवासियों के ऐसे क्षेत्र के साधनों के बाबत मजिस्ट्रेट के निर्णय के अनुसार ही किया जाएगा। अब पैरा 5 में बताया गया राज्य सरकार के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसे खर्च के किसी भाग को वहन करने का दायित्व या किन्हीं व्यक्तियों या निवासियों के किसी वरीय अनुभाग को छूट दे। पैरा 6 में बताया गया है इस धारा की उपधारा 1 के दिन जारी की गई उद्घोषणा में वह कालावधि व्यतीत होगी, यानी वो टाइम इंटरवल व्यतीत होगा जब ये उद्घोषणा जारी रहेगी और वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाएगा। और लेकिन ये किसी भी समय जो है राज्य सरकार द्वारा वापस ली जा सकती है और समय समय पर चालू भी की जा सकती है, जिन्हें राज्य सरकार प्रत्येक मामले में ठीक निर्दिष्ट करना ठीक समझे। अब इसके बाद एक स्पष्टीकरण दिया गया। स्पष्टीकरण में बताया गया निवासी कौन होगा। निवासी के अंतर्गत वे व्यक्ति हैं जो इसके अंदर भूमि या स्थावर संपत्ति या अभिकर्ता या सेवक द्वारा अधिभोग रखते हैं या धारण करते हैं, और ऐसे क्षेत्र में सीधे रैयत या अधिभोगों से स्वयं अभिकर्ता या सेवक द्वारा भाटक से संग्रहित करते हैं। इन निवासी कौन हो गए? जिनके पास इस इलाके में ज़मीन है या फिर इस इलाके में जो है उनके पास जो है किसी ज़मीन पर सेवकों के द्वारा कब्जा है, यानी कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है, या फिर वो मालिक जो है उस क्षेत्र की में जो रैयत हैं या उस क्षेत्र में जो अधिभोगी है उनसे किराया वसूल करते हैं, तो वो वहाँ ना रहते भी वहाँ के निवासी माने जाएंगे। यहाँ पर निवासियों के बारे में स्पष्टीकरण इसलिए दिया गया है कि यहाँ पर जो अतिरिक्त पुलिस फोर्स का जो खर्चा है वहाँ के निवासियों से वसूला गया है, तो इसलिए ये तो आपको क्लियर होना चाहिए कि निवासी कौन कौन माने जाएंगे। इसलिए यहाँ पर स्पष्टीकरण में निवासियों को स्पष्ट किया गया। तो आपने देखा कि पुलिस अधिनियम 1861 के पैरा 13, 14, 15 में 13, 14 सेक्शन 13 में आवश्यकता दर्शित करने वाले वहीं के निवासी के द्वारा आवेदन किया गया, और सेक्शन 14 में डीजी के माजी द्वारा अगर ये प्रतीत हुआ तो राज्य सरकार की सहमति से क्षेत्र में अशांति है वहाँ पर पुलिस बल डिप्लॉयड कर दिया गया। और पैरा 15 में राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा जो है किसी साधारण पुलिस जिले के किसी क्षेत्र में जहाँ पर अशांति पाई तो वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल के नियोजन की बात कही गई है। तो पैरा 1 में जो है सेक्शन 15 के पैरा 1 में अधिसूचना द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल रखे जाने की बात कही गई है। क्लास 2 में डीजी का माजी के द्वारा राज्य सरकार की सहमति से अतिरिक्त पुलिस बल रखने की बात कही गई है। तीसरे में बताया गया है कि इसका जो खर्चा है वहाँ के निवासियों के द्वारा वसूला जाएगा। चौथे में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट जो है
वहाँ के निवासियों के बीच में खर्चे का प्रबंधन करेगा, नहीं बताएगा कि कौन कौन को कितना कितना खर्चा देना पड़ेगा। 5वें बताया गया है कि राज्य सरकार जो है जो चाहे तो वहाँ के निवासियों को या किसी एक वर्ग या अनुभाग को छूट दे सकती है। 5वें बताया गया कि ये राज्य सरकार जो है जो जो उपधारा 1 में जो अधिसूचना 6ठे क्लास में बताया गया है कि उपधारा 1 में जो अधिसूचना जारी की गई थी वो एक टाइम इंटरवल के लिए जारी की जाएगी और वो किसी भी समय वापस ली जा सकती है और किसी भी समय उसको चालू रखी जा सकती है जैसा राज्य सरकार नियत समझे। और उसके बाद एक स्पष्टीकरण में निवासियों कौन होंगे इनके बारे में स्पष्ट किया गया है। तो आपने देखा पैरा 13, 14, 15 पुलिस एक्ट का 1861 का। इसके बाद हम अपने आने वाले लेक्चर सीरीज में अपने पुलिस अधिनियम के अन्य सेक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे। यदि आपको मेरा लेक्चर समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।